नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। वीडियो में मैं 3-4 दिन गैप हो गया था, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का जो मैटर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक जो है कि मैं आपको फैक्टों का एक एक संग्रह देने जा रहा हूँ, जिससे जो है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको बार बार आपने पिछले बहुत सारे एग्ज़ामों से गलती करते आ रहे हैं। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात मैं इस पे ये करना चाहूँगा बच्चों कि जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट और तथ्य मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस हिसाब से ना आप सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं ना उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चों कि जितने बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस पीडीएफ को देख रहे हैं, वो सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है। जब से मेरा ये चैनल 1-2 महीने से चल रहा है, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि इस चैनल पे जितने भी बातें बताई जाती हैं, सारी चीज़ें कितनी रेलेवेंट होती हैं, और वही चीज़ें हम बताते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। ऐसी कोई फालतू भूसा घासा नहीं देता हूँ, ठीक है बच्चों। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, हालांकि सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से कुछ होता नहीं है, आपका तो नहीं कुछ बिगड़ा, लेकिन हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता, हमको प्रोत्साहन मिलता। लेकिन ठीक है, ये आपके विवेक के ऊपर है, जैसा आप सोचें। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म करिए। लेकिन इस तथ्य को, जो आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तथ्य है, इस तथ्य को आप छोड़िएगा मत। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तब आपको जो है कि ये बातें पता चलेंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो विशिष्ट आंदोलनों से संबंधित 3-4 मैं मेजर आंदोलन की बात करूंगा। अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए, तो गांधी युग से पहले हम स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। बंगाल का जो पार्टीशन यानी विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। उससे बाद जो स्वदेशी आंदोलन उपजा बंगाल और प्लस बाहर के क्षेत्रों में, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके एक बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन की। तीसरा आंदोलन जो होगा वो सविनय अवज्ञा, और चौथा आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 जो इम्पोर्टेंट मेजर आंदोलन है, इसके बारे में, कुछ नेताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले नेता की बात करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। ये हैं लोकमान्य गंगाधर तिलक। लोकमान्य गंगाधर तिलक से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला फैक्ट है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, इसके बारे में हम, इस फैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लास्ट में हम आपको देंगे। लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लोकमान्य गंगाधर तिलक एक बड़े नेता थे, गरम दिल के नेता माने जाने वाले। मुंबई में पुणे में स्वदेशी आंदोलन की भावना का प्रचार प्रसार किया। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव स्टार्ट इन्होंने किया था 1893-94। वही बातें बताएंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी इसकी कोलकाता से, लेकिन लोकमान्य गंगाधर तिलक की जिम्मेदारी थी, ये महाराष्ट्र में इसका जो है प्रचार प्रसार करवाया। इसकी शुरुआत तिलक ने होम रूल आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन को कहाँ बढ़ाया इन्होंने? महाराष्ट्र में। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके पहले इन्होंने जो है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव की भी शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र में बढ़ाया। तो गणपति और शिवाजी महोत्सव पूछता है बच्चों। इसके बाद ये तिलक जी के बारे में एक और फैक्ट है कि ये होम रूल आंदोलन से भी जुड़े रहे। आप जानते हैं होम रूल आंदोलन से 2 लोग जुड़े रहे, एक एनी बेसेंट, एक तिलक जी। तो तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। इन्हें गरम दिल का नेता माना जाता था। यह स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने वाले नेता थे। लाला जी की बात कर लीजिए। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था बच्चों, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। यह पंजाब के उत्तर में एवं उत्तर पश्चिमी भारत यानी पंजाब में जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और इनकी सहायता किसने की? अजीत सिंह ने किया। इन्होंने तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की बात की। ये लाला जी की ये बात थी कि आप तकनीकी यानी कि प्राविधिक शिक्षा प्रोवाइड करिए लोगों को, इंडियंस को,
और साथ में आत्मनिर्भरता की बात इन्होंने ये करने वाले नेता थे लाला जी। लाला जी आप जानते हैं साइमन कमीशन का जो है विरोध करने वाले नेता थे, जिनके ऊपर लाठियां चली और इनकी मृत्यु हो गई। ये स्वदेशी आंदोलन की तस्वीर देख लीजिए, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वदेशी आंदोलन एक पहला आंदोलन था, पहली बार हिंदुस्तान की महिलाएं घरों से बाहर आएं और उनका ये देख लीजिए, इस हिसाब से जो है कि इतना ज़बरदस्त मोटिवेटेड थे कि ये कमाल के जो है कि उनका जो है परेड कर रही हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो है क्या किया, इस हिसाब से जो है अपना प्रदर्शन दिखाया। सैयद हैदर रजा एक बड़े नेता थे बच्चों, ये दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नेता थे। बिपिन चंद्रपाल लाल बाल पाल में जो बिपिन चंद्रपाल थे, गरम दल के नेता, हाँ कांग्रेस में गरम दल के नेता थे, स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाले। न्यू इंडिया एक इनका जो है समाचार पत्र था, उसके संपादक भी थे। न्यू इंडिया के माध्यम से भी इन्होंने जो है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लियाकत हुसैन एक नए नेता थे, ये पटना में बहिष्कार का समर्थन किया 1906 में। ये ईस्ट इंडिया के रेलवे हड़ताल में शामिल थे, उस समय रेलवे के मालिक अंग्रेज़ थे। और मुसलमानों में जो है इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने के साथ साथ अनेक इन्होंने लेख भी लिखे, लियाकत हुसैन जी। श्याम सुंदर चक्रवर्ती के बारे में देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन के बड़े नेता थे। पाबना समूह नामक एक इन्होंने बंगाली क्रांतिकारियों का समूह बनाया। श्याम सुंदर जी एक पत्रकार भी थे और पत्रिका संध्या के उप संपादक थे, समझ रहे हैं। पत्रिका जो संध्या थी उसके उप संपादक थे। बांग्ला राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो वंदे मातरम थे, इनके संपादक अरविंदो घोष के सहायक के रूप में शामिल हुए थे। बाद में संपादक भी बन गए थे किसके, वंदे मातरम जो आपका समाचार पत्र था, अरविंदो घोष का नाम आप याद रखिएगा। और 1908 में क्या किया अंग्रेज़ों ने, इन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया, इनको पकड़ के बर्मा भेज दिया गया। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के बारे में कहा जाता है कि बंगाल विभाजन के निर्णय को इन्होंने ही काला दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने वाले नेता थे रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी, और इन्होंने लोगों से कहा था कि आप अपने चूल्हे न जलाएं। टैगोर जी एक बड़े नेता, और इनके बारे में ये कहा जाता था आध्यात्मिक व्यक्ति थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले एक नेता भी थे। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए इन्होंने देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। कई स्वदेशी भंडार गृह भी इन्होंने जो है कि स्थापित की। देखिए, कई स्वदेशी भंडार गृह की स्थापना की ताकि हमारे लोगों को किसी भी प्रकार की ज़रूरत है तो हम उसको मदद कर पाए। आपसी सौहार्द बढ़ाने हो तो रक्षाबंधन का पर्व खुशी से आपस में मनाने का जो है कि इन्होंने घोषणा की। दो इम्पॉर्टेंट लोगों के बारे में हम बता चुके, एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, हम बताए अभी, और दूसरे रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, जिसने कहा था कि बंगाल विभाजन को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इन्होंने की थी। टैगोर जी। अरविंदो घोष वंदे मातरम वाले, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाए, इसके लिए 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज का पहुंचाया जाए, ये इन्होंने कहा था। 1906 में इन्हें बंगाल में एक नेशनल कॉलेज था जिसके इनको प्रधानाचार्य बनाया गया। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र कई वर्षों तक संपादित किया और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वदेशी आंदोलन में ये था कि स्वदेशी मूवमेंट हिस्ट्री, लीडर्स एंड टाइमलाइन के बारे में है। स्वदेशी आंदोलन में ये बातें थी कि सारी चीज़ें हम स्वदेशी अपनाएंगे, अंग्रेजों की कोई भी चीज़ हम जो है कि अपने द्वारा उपभोग नहीं करेंगे, जिससे जो है कि उनका उत्पादन प्रभावित होगा, उनकी मार्केट प्रभावित होगी। तो हम अपने आंदोलन के जरिए इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं, हमारी डिमांड पूरी की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चरखे चलाए जा रहे हैं जिससे कपड़े बुने जाते थे, इन्हीं कपड़ों को पहना जाएगा, यानी कि अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में तैयार कपड़ों को नहीं पहनेंगे। ये सारी जो है घोषणाएं हुई। ये लोग लाल बाल पाल हैं बच्चों, देख लो। तिलक जी सबसे बीच में हैं, लाला जी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अब बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट की कहानी गांधी जी यहाँ आपको दिख रहे हैं। हालांकि स्वदेशी मूवमेंट जो था बच्चों 1915 में गांधी जी आए थे,
इंडिया। आप जानते हैं 15 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस आए थे। बॉयकॉट मूवमेंट ये था, बॉयकॉट मूवमेंट में ये लोग शामिल थे। देख लीजिए, ये कपड़ों की होली जलाई गई। अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई गई। इसमें देखिए झंडा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये झंडा है, यहाँ पे ये झंडा है। हाँ, ये तिरंगा है, एक तरह से बीच में चरखा है, 3 रंगों से बना है। यहाँ पे ये झंडा है। दोनों झंडा को आप पहचानिए, इसकी कहानी को जोड़िए। इतने लोग इकट्ठा होते थे, एक लीडर मंच पे खड़ा होकर लोगों को संबोधित किया करता था और आंदोलन को जो है कि बढ़ा चढ़ाकर इसको सफल बनाने का प्रयास किया जाता था। सखा राम गणेश देवस्कर एक बड़े नेता थे। गणेश जी जो देवस्कर जी थे बच्चों, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे लेकिन बंगाल में रहते थे। ये अरविंद घोष के दोस्त थे। अरविंद घोष वही वंदे मातरम वाला। हाँ, देश शेर, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों द्वारा शोषण का वर्णन किया था। देश शेर इनकी एक पुस्तक थी जो प्रसिद्ध हुई बाद में चलकर अंग्रेजों ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने बंगाल में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया। ध्यान रहे, महाराष्ट्र के रहने वाले बंगाल में रहते थे। बंगाल में शिवाजी महोत्सव किसने शुरुआत किया? तो सखाराम गणेश देवस्कर जी ने। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी देश शेर, उसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया जाता था उसकी बात की थी। अच्छा, भारतीयों के शोषण की बात एक दादा भाई नौरोजी, जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने भी जो है कि एक ड्रेन थ्योरी दी थी बेटा। क्या दी थी? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार इंडिया की इकॉनमी को जो है कि ब्रिटेन वाले कोलैप्स कर रहे हैं, हमारे सारे पैसे संसाधन को इंग्लैंड में ले जाते हैं, अब फिर उसी संसाधन को उसके डबल वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर हम ही को जो है वो बेचते हैं, यानी कि तो हमारा दोहरा नुकसान। हमसे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लेते हैं, कच्चा माल हमसे 10 रुपया में लिए, अब ब्रिटेन लेके गए। अब ब्रिटेन में अपनी कंपनियों यानी फैक्ट्रियों में उसका कपड़ा बनाए और फिर उसका रेट हो गया 50 रुपया। फिर 50 रुपये में हमको क्या करते थे? वो बेचते थे। जबकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेते थे 10 रुपया में, वो हमारा रॉ मटेरियल कितने का होता था? 40 का। 30 रुपया यहाँ हमको खुद ही कम देते थे। अब बाद में ये जो कपड़ा होता था, मान लो बच्चों ये 50 का है तो इसको 100 में बेचते थे। 50 रुपया बेचने पे कमा लेते थे, 30 रुपया पहले ही कम देते थे। कुल मिला जुला के हमको 80% का क्या होता था? लगभग नुकसान होता था। ठीक है, तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की? सखाराम गणेश देवस्कर ने। सरला देवी घोषाल एक बड़ी नेता थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, मेधावी छात्रा थी। इनको कोलकाता विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला अगर पूछा जाए तो वो सरला देवी घोषाल थी। इन्होंने बांग्ला पत्रिका, भारतीय पत्रिका का भी संपादन किया। इनका मानना था बच्चों की आक्रामकता और हिंसा से ही अंग्रेजों से आज़ादी मिलती थी। किसने कहा था? सरला देवी घोषाल। अब कहा जाएगा कि सरला देवी घोषाल बंगाल की पहली महिला जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ये क्रांतिकारी मूड की थी। इन्होंने आक्रामकता और हिंसा की बात की, यानी कि इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की जो आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली थी। वंदे मातरम जो संगीत लिखा गया अरविंदो घोष के द्वारा, उस गीत लिखा गया, उसके संगीत में इन्होंने योगदान दिया था। इन्होंने एक और काम किया था सरला देवी घोषाल ने कि कोलकाता के निकट एक वेब बाजार थी बच्चों, उसमें एक इन्होंने खीर भंडार खोला था। उस दुकान में, जो दुकान उन्होंने खोली थी, उसमें केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाते थे, यानी अंग्रेजों का कोई जो है प्रोडक्ट नहीं मिलता था। ये स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने की एक बड़ी नेता साबित हुई, जिनका नाम था सरला देवी घोषाल। एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी विचारधारा के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक बड़े नेता हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये लोग बड़े नेता हैं। ये लोग पहली लाइन वाले नेता हैं। सेकेंड लाइन वाले बड़े नेताओं में अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, समझ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, ये लोग दूसरी लाइन वाली बड़े नेता हैं। और तीसरी लाइन वाले बड़े नेताओं में अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोगों की कैटेगरी आ जाती है। तो तीन समझ लो बच्चों, 3 लाइन थी, तीनों के बारे में हम आपको बता दिया। अश्वनी कुमार दत्त
इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। ये स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन हेतु इन्होंने बांधव समाज की स्थापना की, बांधव सभा की। ठीक है। प्रथम नाथ मित्र, ये बारिंद्र कुमार घोष और जितेंद्र नाथ मुखर्जी, ये 3 लोग ऐसे थे जो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया। कोलकाता में अनुशीलन समिति जो बनाई थी, इन्हीं तीनों ने बनाई थी। प्रथम नाथ मित्र, ध्यान रहे, प्रथम नाथ मित्र हैं बारिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ मुखर्जी। इन्होंने कोलकाता में अनुशीलन समिति, एक क्रांतिकारी समिति थी, उस हिसाब से आंदोलनकारी समिति थी। इन्होंने इसकी जो है, गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं हम। हालांकि 1916 में ही इनकी मृत्यु हो गई, 1915 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। गांधी से मिले 15 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं, और उसके जो है कि 2-3 महीना बाद जो है इनकी डेथ हो जाती है, गोखले जी की। स्वदेशी आंदोलन के ये समर्थक थे, नरम दल के बड़े नेता थे। 1905 में बनारस में राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 1905 में ही बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल की बात कर लिया जाए, बनारस के क्रांतिकारी थे। ये HRA की स्थापना करने वाले नेता थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना करने वाले नेता थे। और ये जो संस्था थी, ये क्रांतिकारी संस्था थी। ये जो अंग्रेज़ों से ये कहते थे ना कि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी तभी मिलेगी जब हम इनके साथ हिंसा इत्यादि पर जो है कि उतारू हो जाए। ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में बात कर लिया जाए। महात्मा गांधी 1920 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अहिंसक बात की जाए, ये हिंसक नहीं बच्चों, अहिंसक और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। और इसमें लगा लेना अहिंसक और असहयोग, हिंसा नहीं होनी चाहिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की। CR दास एक बड़े नेता थे। 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन हुआ, इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन कौन शुरू करना चाहता था, गांधी जी शुरू करने चाहते थे, और कहते थे कि अहिंसक ये आंदोलन होना चाहिए। हालांकि असहयोग आंदोलन उनके मूड में इस बात पे आया कि 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जो चला था बच्चों, इसमें गांधी जी ने ब्रिटेन का साथ दिया था। पहले विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटेन का साथ दिया। क्यों साथ दिया, उन्होंने इसलिए साथ दिया, ब्रिटेन का साथ दिया और अपने इंडियन लोगों से कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भर्ती होइए और जाइए जो है कि ब्रिटेन का साथ दीजिए। हम ब्रिटेन का साथ देंगे, सहयोग करेंगे तो ब्रिटेन भी हमारा सहयोग करेगा। लेकिन आप जानते हैं 1918 में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद 1919 में हमारे यहाँ रौलेट एक्ट पास किया गया। 1919 में रौलेट एक्ट पास किया गया। रौलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता था। इसकी बात ये थी कि ना वकील ना अपील ना दलील वाला कानून कहा गया। ऐसा कानून कहा गया कि ना आप किसी वकील को कर सकते हैं, ना ही कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही कोई आप दलील दे सकते हैं। इतना काला कानून था कि इसमें कानून में था क्या कि अंग्रेज जिस भी भारतीय को के ऊपर शंका हो जाए कि यह विद्रोह या आंदोलन कर सकता है या हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, उसको सीधे जेल में डाल सकते थे। इतना खराब कानून था, इसी कानून को काला कानून कहा गया बच्चों। तो अब गांधी ने सहयोग दिया अंग्रेज़ों का, ताकि अंग्रेज हमारा सहयोग करेंगे। उस समय पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने मुश्किल में थे तो हम उनकी सहायता की, लेकिन वो नहीं किए। फिर उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विरोध में, इसी काले कानून के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की सभा जो थी पंजाब वाले, हाँ, उसमें जो है गिरफ्तार किया गया उनको। फिर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी सभा हुई अमृतसर जलियांवाला बाग में। उसमें जो है जनरल डायर ने, आप जानते हैं, 2000 गोलियां चलाई, 1000 से 2000 लोग मारे गए बच्चों, ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इसी सारे बैकग्राउंड के आधार पर गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का प्रयास किया और उन्होंने उस आंदोलन को शुरू भी किया। हालांकि उस आंदोलन को जब वो शुरू कर रहे थे तो यही कहा कि उस आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में जो भूमिका निभाई वो CR दास ने। CR दास एक प्रख्यात वकील थे बच्चों। ये सुभाष चंद्र बोस
इनके प्रमुख सहयोगी बोस जी थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना में भी इन्होंने अपने योगदान को दिया था, सी आर दास ने। ये देखिए बच्चों, असहयोग आंदोलन में कितनी भीड़ होती है। आज आप सोचिए, इस चित्र को देख के यही बात समझ में आती है कि आज हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी इतना डेवलप हो गया, उसके बावजूद भी हम एक रैली में या किसी आंदोलन में इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात तो सत्य है। लेकिन गांधी बिना सूचना के, बिना संदेश के लोगों में इतने लोकप्रिय नेता थे। इसीलिए 1919 से लेकर बच्चों 1947 तक के समय को गांधी युग कहा जाता है, यानी गांधी इज़ द ग्रेट। उस तरह समझ लीजिए कि गांधी इज अ वर्ल्ड, वर्ल्ड इज अ गांधी सिस्टम। पूरी दुनिया में गांधी का डंका बज रहा था। इतने बड़े नेता थे कि एक आह्वान पे पूरी दुनिया, पूरा जनता जो है कि उनके पीछे चल देती थी। तो ये असहयोग आंदोलन की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी भीड़ थी। जब गांधी चल रहे थे तो उनके पीछे कितने लोग। आज के जो नेता हैं, पैदल चलने का काम होता था बच्चों। बड़ी बड़ी सुविधाओं के बावजूद भी इतने लोगों को देख लीजिए, कितनी एकता थी लोगों में, आज़ादी के प्रति कितना जुनून था। यहाँ एक अंग्रेजी टोपी अफसर वाला जिनको कर रहा है, तो ये लोग पूरा हाथ में हाथ पकड़ के उसको आगे जाने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं? ये सारी तस्वीरें हैं। मोतीलाल घोष के बारे में बात कर लिया जाए। अमृत बाजार पत्रिका के ये संबंध में उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। लाला हरकिशन लाल के बारे में, ये पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाए थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की थी। लाला हरकिशन लाल, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की शायद स्थापना हुई थी बच्चों। इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा। आगे हम आते हैं प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने 30 अप्रैल को कैनेडी की गाड़ी पे जो है बम फेंका था। ये पूछ देता है डायरेक्ट कि कैनेडी की गाड़ी पे बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी इन्हीं को दी गई। प्रफुल्ल चाकी तो शायद इनको जो है कि ये कहीं फरार हो गए, फिर विदेशों कहीं रंगून वगैरह कहाँ भेज दिया गया इनको। लेकिन खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी इनको दी गई। पुलिन दास एक दक्कन अनुशीलन की स्थापना की और 12 डकैती कांड से जुड़े रहे। ये भी एक आंदोलनकारी थे बच्चों। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलनकारी में एक दो नेता हो गए आपको। हाँ, नेहरू के बारे में बात कर ली जाए तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के निर्णय का खूब इन्होंने विरोध किया। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड से जो है कि गांधी ने शुरू में ही कहा था कि ये हमारा आंदोलन अहिंसक एवं असहयोग वाला होगा। चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसकी वजह से इस चौरी चौरा के इतिहास हम आपको बताएंगे, असली हकीकत क्या है आगे। तो नेहरू जी काफ़ी जो है निराश हुए गांधी से। गांधी ने कहा था ना कि अगर ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहा तो 2 साल में हम आपको आज़ादी दिलवा देंगे। और फिर ये उस घटना के बाद इन्होंने वापस ले ली। गांधी बड़े चालाक नेता थे बच्चों। वो जानते थे ना कि अगर जनता एक तरफ से पीटी जाने लगेगी तो हमारी जो है आंदोलन जो है सफल हो जाएगा। इस चालाकी से उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ये भी असहयोग आंदोलन में अपनी नौकरी छोड़ के वापस आए थे। असहयोग आंदोलन में पूर्ण सहयोग किया तो कोलकाता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बन गए बाद में। शौकत अली और मोहम्मद अली ये 2 बड़े नेता थे। ये खिलाफत आंदोलन में यही 2 नेता थे जो गांधी जी को भारत भ्रमण में सहयोग पहुंचाया और असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का ब्रिटिश सेवा में रहना धर्म के विरुद्ध है। हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन के नेता थे, यानी शौकत अली, मोहम्मद अली और हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक शानदार नेता थे, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे जो गांधी जी का सहयोग किया इन्होंने। गांधी जी, लाला लाजपत राय के बारे में देख लीजिए। प्रारंभ में तो लाला जी असहयोग की नीति से सहमत नहीं थे, लेकिन 1922 में इस आंदोलन को वापस लिए जाने का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। नेहरू जी ने ऑलरेडी विरोध किया है, आप देख ही लीजिए। हाँ, नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने का विरोध किया है। लाला जी ने भी विरोध किया है। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में असहयोग को बढ़ावा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में। और इन्होंने, पटेल जी ने कहा ना कि उग्रवाद की अपेक्षा, देखो उदारवादी नेता थे, उपर्युक्त नीति से ही असहयोग की नीति को बताया। उपर्युक्त नीति
कुल मिला जुला के उदारवादी तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। ये उदारवादी नेता टाइप थे। प्रेमचंद के बारे में ऐसा कहा जाता था कि प्रख्यात उपन्यासकार 1921 में इन्होंने गोरखपुर में सरकारी स्कूल से त्यागपत्र दे दिया और आज नामक पत्र से जुड़े। इन्होंने प्रेमाश्रम रंगभूमि, दो ऐसी रचनाएं जो लिखी जो गांधी जी के विचारों की झलक थी उसमें। ठीक है। बाबा रामचंद्र के बारे में कहा जाता था कि अवध के क्षेत्र में किसान विद्रोह को संगठित करने वाले व असहयोग आंदोलन में पूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1921 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। यमन राय के बारे में कहानी सुन लीजिए कि चौरी चौरा जब घटना से संबंधित 225 लोगों में से 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी। अंग्रेजों ने चौरी चौरा घटना के बाद, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मरे थे, तो 225 लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, जिसमें 172 को कहा कि भाई इनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन उसी पे यमन राय लड़ गए, बड़े वकील थे और इन्होंने इसका विरोध किया। तो बाद में न्यायालय ने केवल 19 लोगों को मृत्युदंड दिया, बाकी लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। ये एक बड़ा नाम है बच्चों, जिसका नाम है भगवान अहिर। कमाल के नाम है। यही इन्हीं के कारण सारी कहानी हुई। यह गोरखपुर में एक सैन्य पेंशन भोगी नागरिक थे जिन्हें पुलिस द्वारा जबरदस्ती पीटा गया और इसका परिणाम हुआ कि किसानों द्वारा चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। इसी कांड को, 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के कांड को चौरी चौरा कांड कहते हैं। और इसी कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। ये भगवान अहिर रिटायर्ड आर्मी के थे, पेंशन भोगी थे, जिन्हें पुलिस ने ज़बरदस्ती पीटा था। इनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, सोचो, कि लोग इकट्ठा हुए और इतना बड़ा जो है कि कांड कर दिया। गांधी के बारे में कहा जाता है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और 15 अप्रैल को साबरमती आश्रम से दंडी पहुंचे थे। यानी 12 मार्च को ये जो है कि यात्रा शुरुआत हुई थी बच्चों, समझ रहे हैं। और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। श्री राजा गोपालाचारी, ये सविनय अवज्ञा की कहानी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली नाम है, साउथ में, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक इन्होंने जो है यात्रा की थी। जैसे गांधी ने, बच्चों, गांधी कहाँ से, यहाँ पे देखिए, गांधी जो है कि अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ पे चले, साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट है गुजरात में, वहाँ तक पहुँचे थे। वैसे ही श्री राजा गोपालाचारी जो हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे, उनके बारे में कहानी है। इन्होंने भी ऐसा ही यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अपने जो है कि तमिलनाडु क्षेत्रों में किया था। के लप्पन, ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े रहे। इन्होंने वाइकम सत्याग्रह का शुरू किया और कालीकट से नूर तक यात्रा की। तो यात्रा करने वाले गांधी तो नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में कर रहे थे, राजा गोपालाचारी भी साउथ में, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की। के लप्पन भी जो है कि कालीकट से नूर तक यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में कहा जाता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में एक संगठन बनाया जिसे खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये कहानी है, देख लो बच्चों। नंगे पाँव जो है कि इतने बड़े नेता, जिसमें जो है महिलाएं भी शामिल हैं, ठीक है, पैदल यात्रा कर रही हैं। 220 की 24 मील की यात्रा थी, नहीं 78 मील की यात्रा थी, नहीं 78 तो सहयोगी थे, सॉरी 78 सहयोगी थी। आप इसको कमेंट करिएगा कि कितने मील की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, ये देखिए, ये लोग यात्रा में शामिल हैं, ये जा रहे हैं दांडी तक। भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। पहले खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में हमने बता ही दिया। सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय थी। दरसाना नामक स्थान पर नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया और गांधी जी के जो पुत्र मणिलाल थे और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इमाम साहब भी इस सविनय अवज्ञा में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। सूर्य सेन के बारे में कहा जाता है कि चटगांव विद्रोह में सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण इन्होंने किया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना इन्होंने की। ये भारतीय गणराज्य सेना के नाम पे जो है सेवा के नाम पे घोषणा जारी किया। सूर्य सेन एक क्रांतिकारी थे चटगांव में।
अम्बालाल साराभाई, कस्तूरबा भाई, लाल भाई, ये लोग किससे जुड़े रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े रहे ये उद्योगपति। इसमें ये उद्योगपतियों ने ना बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारा सहयोग किया। हाँ, गांधी का जीडी बिड़ला ने तो 5 लाख रुपए तक दान दिए। जमनालाल बजाज भी जो है कि कांग्रेस के कई दिनों तक कोषाध्यक्ष रहे बच्चों। ये बालचंद जी, लाल जी नंगी, सुतम दास, ठाकुर दास, श्री राम श्री, ये सारे उद्योगपति जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग करते रहे और इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता थे, ये बंगाल के बड़े कांग्रेस संगठन के नेता थे। इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग दिया। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किए जाने का इन्होंने विरोध भी किया, ठीक है। और विट्ठल भाई पटेल ने इनके बोस के विचारों का समर्थन किया, बास नहीं, बोस के विचारों का समर्थन किया। शांति घोष एवं सुनीत चौधरी, ये टिपेरा के जिलाधिकारी स्टीवन की इन्होंने हत्या कर दी थी, ये दोनों लोग, ठीक है। ये बहादुर लड़कियां थी। शेख अब्दुल्ला के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जिंदा हैं, ये शेख अब्दुल्ला एक मुस्लिम स्नातक थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1931 में श्रीनगर की जेल पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था सविनय अवज्ञा के समय, जिसमें जो है कि पुलिस फायरिंग हुई और 21 बंदी उसमें जेल में बंदी जो है मारे गए। शेख अब्दुल्ला एक पुराने नेता, ठीक है। हमेशा 2-3 बार जो है, 1-2 बार प्राइम मिनिस्टर भी बने जम्मू कश्मीर के, फिर सीएम भी रहे, फारूक अब्दुल्ला भी रहे। अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो है राजनीति कर रहे हैं। अन्य नेताओं की बात करें तो सत्यमूर्ति, भोला भाई देसाई, एम.ए. अंसारी, बी.सी. राय, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, मीनू मशानी, हाँ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में स्वामी गोविंद नंद ने भी किया। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में दुग्गी राला, बलराम कृष्ण दया, इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी, ये जो बलराम कृष्ण दया हैं, इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी गीता नामक क्या की पुस्तक भी लिखी थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े नेताओं को देख लो तो महात्मा गांधी 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खाई और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में सभी को करो या मरो का एक ऐतिहासिक नारा दिया। 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ बच्चों, और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जेल में इन्होंने जो है 21 दिन का उपवास रखा था। अन्य नेताओं में अगर भारत छोड़ो आंदोलन में अन्य नेताओं में बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए। इनके साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानी, बीजू पटनायक, आरती गोयनका, अच्युत पटवर्धन इत्यादि लोग शामिल थे। चित्तू पांडे के बारे में कहा जाता था कि ये गांधीवादी नेता थे। इन्हीं से प्रभावित होकर 1942 में बलिया में इन्होंने पुलिस थानों एवं सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया एवं समानांतर सरकार की, बलिया में अपनी सरकार की स्थापना करने वाले नेता थे, महान नेता थे। चित्तू पांडे एक गांधीवादी नेता थे। अच्छा, उषा मेहता के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की मदद से आंदोलनकारियों की मदद की। जवाहरलाल नेहरू गांधीवादी कार्यक्रम का समर्थन कर रहे थे। सुमित मुरारजी इत्यादि ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। रास बिहारी बोस के बारे में कहा जाता है कि 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्ष बनकर कई वर्षों तक जापान में जीवन बिताया और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई। और कैप्टन मोहन सिंह की अगर वही बात किया तो एक भारतीय सैनिक थे कैप्टन मोहन सिंह। ये भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से युद्ध भी इन्होंने किया था, मोहन सिंह ने। लेकिन इनको बाद में जापानी सेना ने इन्हें पकड़ लिया, बंदी बना लिया, फिर ले जाके जापान के लोग अपने देश ले गए और कहे कि तुम हमारी तरफ से भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ो। और जापानी सेना के अधिकारी जिन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापान के साथ मिलकर कार्य करने का आदेश दिया और इन्हें कमांडर बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य बने और इनका नारा था 1943 में INA के सदस्य बने, मैं तुम देखूँ दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये तो जानते हैं। दूसरी तरफ जो राजा गोपालाचारी एवं भूला भाई देसाई थे, दोनों कट्टर उदारवादी थे। कौन? राजा गोपालाचारी और भूला भाई देसाई, जिन्होंने मुस्लिम के प्रति जो है कहा था कि
इनके प्रति मान्यता दी थी, इनको वकालत की थी, और भारत की आज़ादी के लिए अगर ऐसा ज़रूरी माना जाए तो इनको भी जो है कि इनका सहयोग करना चाहिए। दोनों नेता 1942 में क्या किए, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ये ग्वालियर टैंक की कहानी है बच्चों। भारत छोड़ो आंदोलन की ये विशाल जनसमूह है, ठीक है। मातंगिनी हजरा के बारे में कहा जाता है कि यह तमुलुक की 73 वर्षीय कृषक विधवा थी। हाँ सॉरी, इन्हें जो है कि पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय इनकी हत्या हो गई थी। अब प्रमुख नारे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट में।